चलिए, प्रीवियस क्लास नहीं कहना चाहिए, कल ही के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे बायो का, जिसका नाम था सेल। क्या नाम था? सेल। सेल आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। 9th क्लास में सेल टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सेल के बारे में मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी इस धरती पर, इस अर्थ पर जिसके पास लाइफ है, वो सेल से मिलकर बना है, ठीक है। जो नॉन लिविंग चीज है वो सेल से मिलकर नहीं बना है। तो जितने भी लिविंग चीज है वो सेल से मिलकर बना है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसमें दो बातें हैं कि सर बेसिक स्ट्रक्चरल इसको क्यों बोलते हैं और फंक्शनल क्यों बोलते हैं। तो हमारा बॉडी जो है उसका बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। कैसे? तो हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट सेल ऐसे है कि एक मान लेते हैं एक चीज सेल है जो बनाता है टिश्यू। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ठीक है। एक ऐसे सीरीज लेते हैं, आइए। ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी मिलता है। अगर ह्यूमन का एग्जांपल ले तो, ठीक है, तो पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो अगर यहाँ हम बोले कि बताओ ह्यूमन बॉडी को बनाने वाला सबसे बेसिक यूनिट क्या, तो क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है कि इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। तो फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। चाहे वो प्रोटीन का बनना हो, चाहे वो हार्मोन्स का रेगुलेशन हो, चाहे वो फैट्स का टूटना हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना हो, चाहे अदर चीज हो, एंजाइम्स का रेगुलेशन हो, वो सभी चीज कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए इसको लाइफ का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो दो वर्ड सेल के डेफिनेशन में आता है, जो कि दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। पहला वर्ड हो गया बेसिक स्ट्रक्चरल और दूसरा वर्ड हो गया फंक्शनल। समझ में आ रहा है? चलिए, अब बात आती है कि सेल के नंबर के बेसिस पे दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, सिंगल सेल से, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, ये सब यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। इसके बाद मल्टीसेलुलर का एग्जांपल अगर बोले आपने लोग, तो ह्यूमन है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, ठीक है। आपने कल पूछा था प्लेनेरिया क्या है, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, तो यूनिसेलुलर नहीं है, सिंपल मल्टीसेलुलर, ठीक है। एक मल्टीसेलुलर का दो टाइप्स होता है, एक होता है सिंपल मल्टीसेलुलर, एक होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर मतलब होता है सभी चीज डिस्टिंग्विश नहीं रहेगा। जैसे अपने लोग में है लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, उसमें ऐसा चीज नहीं होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज नहीं होता है। जैसे अपने लोग में लीवर है ना, पचाने के लिए, इंटेस्टाइन है, फिर ये स्टोमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, उसमें ऐसा चीज नहीं होता है। इसलिए उसको सिंपल मल्टीसेलुलर बोला जाता है। अपने लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, ठीक है। आपका जो बोले हम एल्गे का यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, तो आपका सही, ठीक है। इसके बाद सुनिए, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक से ज्यादा सेल, उसको क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर। इसके बाद आती है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। कहने का ये मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो सकता है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको एक साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, या इसको प्लूरल फॉर्म में मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि इनएनिमेट थिंग क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, अगर एनसीईआरटी किताब लेकर आए हैं तो उसमें एक वर्ड दिया होगा इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसके पास सेल नहीं होता है, तो वो एग्जाम्पल है वायरस का। किसका? वायरस का। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर है। क्या है? नॉन सेलुलर। इसीलिए उसको इनएनिमेट थिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब ही होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग या नॉन सेलुलर। तो आपके मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर वो सेल से मिलकर नहीं बना है तो किससे मिलकर बना है? तो उसके ऊपर प्रोटीन का कवरिंग होता है। किसका कवरिंग होता है? प्रोटीन का। उसके बॉडी के ऊपर प्रोटीन का कवरिंग होता है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर सेल का कवरिंग है, बोलो यस और नो।
उसके ऊपर प्रोटीन का कवरिंग होता है, जिस प्रोटीन के कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है या हिस्ट्री ऑफ सेल है, यानी सेल का डिस्कवरी कौन किया, डेड सेल का कौन किया, लिविंग सेल का कौन किया, जिंदा सेल का डिस्कवरी कौन किया, कौन खोजा सेल को पहली बार किसको पता चला कि सेल ही ऐसा चीज है जो सभी चीज को बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि ओनियन पिन सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है, सेल वॉल होता है कि नहीं होता है, प्लांट सेल में सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, एनिमल सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है सेल का, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग दो ही टॉपिक पढ़े थे, एक पढ़े थे कि सेल होता क्या है, दूसरा पढ़े थे कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बायोपॉलीमर, पॉलीमर जो होता है ना, तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सिंथेटिकली चीजों को बनाता है। ठीक है, बायोपॉलीमर मतलब हुआ कि बायोमेडिकली मतलब बायोलॉजिकली ऐसा चीज जो जैसे प्लास्टिक हुआ, ठीक है, प्लास्टिक हुआ, नाइलॉन हुआ, ये सब क्या है, पॉलीमर है, क्योंकि सिंथेटिकली ये बनता है। और बायोपॉलीमर मतलब हुआ कि बायोलॉजिकली टूल का यूज करके हम सिंथेटिकली जो बनाते हैं चीजों को, उसको बायोपॉलीमर बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि हाँ, अल्फा हेलिक्स और बीटा सील आगे पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये जो है ना वो मेन बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है। ठीक है, जब तक आप बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। जैसे सिंथेटिकली होता है, ट्रेडिशनली होता है, तो ये सब चीज आप पढ़ेंगे, इसके बाद समझ में आएगा ये वाला चीज। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये है सेल का ही पार्ट, लेकिन ये आगे पढ़ाया जाता है। जब आपको ये समझ में आता है कि प्लास्टिक क्या होता है, रबर क्या होता है, ठीक है, तब आपको आगे जाके पता चलता है कि बायोपॉलीमर क्या होता है आगे। ठीक, किसी के मन में क्वेश्चन है तो पूछिए। दो टॉपिक बताए हैं, दो टॉपिक के रिगार्डिंग किसी के मन में क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी। इसके बाद हम सेल का डायग्रामेटिक सेक्शन देखेंगे, इस सेल में आखिर होता क्या है किसी के मन में क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सेल क्या होता है, बताइए। बताइए सेल क्या होता है। आप तीनों तो नया है ना, समझ में आ रहा है जो हम समझा रहे हैं? इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है? नहीं, वो होता है इसीलिए बोल रहे हैं। कल्ले वाला बोले हैं यार, कल्ले वाला बोले हैं, कल्ले वाला, तभी से कल्ले वाला रिवाइज करवा रहे हैं। क्या कल नहीं आए थे? तो कल्ले वाला रिवीजन करवा रहे हैं कि सेल किसे कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के नंबर के बेसिस पर, वही पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए सेल का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा डायग्रामेटिक सेक्शन देख लेते हैं सेल का, ठीक है। हेडिंग दीजिए। आइए, इधर पॉइंट लिख लीजिएगा, दो पॉइंट जो हम कल नहीं लिखाए थे, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, देखिए लैंग्वेज में आपको दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। मेजरली लैंग्वेज में ही आपको दिक्कत होगा, हम ऐसा बोल रहे हैं, लैंग्वेज में ही दिक्कत होगा, इसीलिए बोलते रहिएगा हमें कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको।
किसी को डायग्राम में दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है, गलती नहीं लिखिएगा। लैंग्वेज समझने में किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा। जैसे पहला में लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। वर्ड में दिक्कत हो तो बोलिएगा, गलती नहीं लिखिएगा। थोड़ा थोड़ा भारी लगेगा, ठीक है, इंग्लिश वर्ड सब है, हिंदी नहीं लिखते हैं तो लगेगा थोड़ा थोड़ा हार्ड, बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा अच्छा, दूर वाला जाओ ना आगे, कोई दिक्कत नहीं। चश्मा वश्मा नहीं लगाते हो? हाँ हाँ, होगा मैथ जी, काहे घबराते हो, होगा। ये पूरा मतलब सेल में जितना चीज होता है सबका डायग्राम नहीं है, एक मैंने ओवरव्यू दिया है सेल का कि एक्चुअली सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। इस ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा चीज होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी apparatus भी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। लेकिन इतना ही ये मतलब प्लेस में बनाना संभव नहीं है, एक स्लाइड अलग से लेना पड़ेगा इसके लिए। नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, ठीक है। कल सेल का डेफिनेशन और नंबर जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उसका डेफिनेशन लिखा दिए थे, लिख लीजिएगा कहीं से। अच्छे से लिखिए ना, जल्दी जल्दी मत लिखिए। कोनो दिक्कत है पीछे? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया है, ज़्यादा नया नहीं है, थोड़ा थोड़ा नया है। 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादा नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। 9th क्लास में नहीं है ये, है ना, सेल टिश्यू है। 7th में भी है, हाँ थोड़ा सा है 7th में, 7th 9th 8th 10th, अच्छा हाँ 7th में होगा। क्या बोले? वायरस एज ए कवरिंग अ प्रोटीन अराउंड द बॉडी। वायरस के बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग होता है प्रोटीन का, जिसको कैप्सिड कहते हैं, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। जैसे सेल के अराउंड में कवरिंग होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल बोलते हैं। इसी तरह वायरस के पास कोई सेल नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर नॉन लिविंग होता है तो हमारे बॉडी में जाके हमको डिजीज कैसे कर देता है? फिर क्वेश्चन होगा मन में, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। पहले लिखिए, इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब किसी पर ये डिपेंडेंट नहीं रहता है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा किसी पर डिपेंडेंट रहता है, आपको बोलता है कि खाना बना दो,
ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है ना। अपने लोग तो बोलते हैं प्लांट को खाना बनाओ तभी हम जिंदा रहेंगे, तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। प्लांट नहीं रहेगा तो अपने लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे अपने लोग। एक काम करो, सारा प्लांट को कट कर दो, तब देखो क्या होता है। क्या ही गैस का एलपीजी का प्रॉब्लम हो रहा है, और ज्यादा तो प्लांट का प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा कि कहीं कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाओ दूसरे देश से। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आप लोग को होगा, ठीक है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको ज़्यादा लग रहा है तो फिर हिंदी मीडियम प्रीफर कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इंग्लिश मीडियम है तो वो 1 महीने करके देखिए, ठीक है, इसके बाद आपको लैंग्वेज अपने आप समझ में आने लगेगा। जिसका पहले से सीबीएसई बैकग्राउंड है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहले से इंग्लिश में थोड़ा जानते रहते हैं। जिनका पहले से बिहार बोर्ड बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए पैसेंस बनाए रखिएगा, यही हम कहेंगे, थोड़ा पैसेंस बनाए रखिएगा, समझ में आएगा। बाकी और कुछ नहीं कह सकते हम, और क्या ही कहें बताओ। नहीं, नहीं ऐड निकलता है कि 45 दिन में नीट क्लियर, तो हम बोल दे कि मतलब 1 महीना में इंग्लिश मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम क्लियर। क्या हाल है मुकेश जी? चलिए लिख लिया आप लोग, सभी कोई लिख लिए? जल्दी बताइए, लिख लिए तो बताते हैं। क्या शॉर्ट्स लेंगे? वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ये सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है जितना हम बोल रहे हैं, स्टॉप नहीं किए हैं। लिख लिए हैं? चलिए हो गया, इधर से ले लीजिए ना, इधर से हो गया। हम अच्छा दिख रहे हैं ना? नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं था। अब हम ही नहीं अच्छा दिखेंगे तो अच्छा लगेगा बताओ? नहीं लगेगा फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम्म? हंसे आप मतलब उसमें लग जाता है कि हंस रहा है। बच्चे हैं, बच्चे ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं ना। चलिए लिख लिए हैं? लिख लिए हैं क्या? जल्दी लिखिए जल्दी, इतना टाइम नहीं देते हैं, आप ही लोग को टाइम दे रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ के आया कीजिए, नहीं तो बोलेंगे सर पहले पहला बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम, फिर बोल रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए। क्या हुआ? लिख लिए? चलिए अब सुनिए, सुनते रहिए, जो लेट से आए हैं हम प्रीवियस क्लास वाला फिर से बोल देते हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल क्या होता है सर? लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है? लाइफ का बेसिक यूनिट। सर इसको लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल जो होता है वो हमारे शरीर को बनाता है। क्या करता है? हमारे बॉडी को बनाता है। हमारे बॉडी को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। चलिए, सेल के जो नंबर होते हैं उसके बेसिस पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। कितने सेल वाले? एक सेल वाले। आप यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा सेल है। इसके बाद मल्टीसेलुलर पर रहते हैं, एक से ज्यादा सेल वाले को मल्टीसेलुलर कहते हैं। एग्जांपल में डॉग, कैट, टाइगर, ये सब ह्यूमन, ये सब आपका मल्टीसेलुलर है। और जो यूनिसेलुलर है उसमें आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, आपका ये यूग्लिना है, डायटम्स है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ये सभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि सर यूनिसेलर को कैसे पहचाने। मान लेते हैं कि हमको पहचानने के लिए दे रहा है कि यूनिसेलर की मल्टीसेलर पहचान के दिखाओ। तो जो ऑर्गेनिज्म आपको नेकेड आई मतलब खुली आंखों से दिख जाता है वो मल्टीसेलर होता है। क्या होता है? मल्टीसेलर। हाइपोथेसिस एक तरह से हम अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलते हैं कि जो आपको खुली आंखों से दिख जाए वो मल्टीसेलर है कि यूनिसेलर? यूनिसेलर की मल्टीसेलर बताओ? मल्टीसेलर। अमीबा को कभी देखा? ऐसे कभी अमीबा दिखता है? कैसे भी करो तो नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखेगा। बैक्टीरिया कभी दिखा? वायरस कभी दिखा? सर वायरस तो सेल है ही नहीं, फिर वायरस का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं आप? हमारे बॉडी में चला आता है तो लिविंग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ें कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसके बॉडी में जितना भी फंक्शन हो सकता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ठीक है, हार्ट बीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे लाइफ का ये सब इंपोर्टेंट फंक्शन है कि सर हमारा दिल धड़कना चाहिए मतलब हार्ट बीट होना चाहिए, हमारा लंग्स काम करना चाहिए, हमारा स्टोमक पेट का काम होना चाहिए, HCl निकलना चाहिए, हमारा ब्रेन का काम होना चाहिए। ब्रेन नहीं काम करेगा, एसेंशियल फंक्शन नहीं होगा, उसको लाइफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सेल वाले, उसमें भी सभी एसेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो उसके बॉडी में हो सकते हैं। जैसे ग्रोथ होगा उसके बॉडी में, उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। सर मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? तो सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे, चाहे वो प्रोटीन का बनना हो, फैट का टूटना हो, कार्बोहाइड्रेट का टूटना हो, या एंजाइम्स का रेगुलेशन हो, हार्मोन्स का रेगुलेशन हो, सभी चीज सेल में होता है, इसलिए इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, तो ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में भी होता है, सिर्फ हम में नहीं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में भी होता है। सोचिए ना आप, अगर उसमें नहीं होता तो अमीबा जिंदा रह पाता क्या? ऐसे भी बोलते हैं कि अमीबा पूरा लाइफ टाइम तक जिंदा रहता है। अमीबा कभी मरता नहीं है, यूनिसेलर कभी नहीं मरता है। अपने लोग क्या होते हैं, सर एज हो जाता है मर जाते हैं, नहीं, लेकिन अमीबा जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी नहीं मरता, इमोर्टल होता है। इमोर्टल मतलब कभी नहीं मरता है, वो मरवे नहीं करता है। पता नहीं कौन वरदान लेके आया रहता है, वो मरवे नहीं करता है, वो कभी नहीं मरेगा वो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फंक्शन होगा, सभी फंक्शन होगा जैसे कि हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, एक ही सेल वाला है इसलिए एक ही सेल में होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल है इसलिए सभी फंक्शन अलग अलग सेल में होते हैं। जैसे माउथ में डाइजेशन शुरू होता है, स्टोमक में फिर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, कान का काम होता है सुनना, आंख का काम होता है देखना, लेकिन इसके पास तो एक ही सेल है, तो एक ही सेल मिलकर सभी काम करेगा ना। डाइजेशन भी वही करेगा, रेस्पिरेशन भी वही करेगा। ठीक है, सभी काम एक ही सेल मिलकर करेगा। ठीक, इसके बाद एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहा है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सेल को छोड़कर अगर उसके बॉडी में सेल नहीं है, मान लेते हैं किसी के बॉडी में सेल नहीं है तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, डज नॉट, देख रहे हैं, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। उसको जिंदा रहने के लिए कोई एक बॉडी चाहिए। जैसे वायरस को एक बॉडी चाहिए तभी वो जिंदा रहेगा। नहीं, वायरस अगर इन्वायरमेंट में होता है तो वो नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग। अब बताओ क्यों नॉन लिविंग होता है? क्योंकि सर उसके पास सेल नहीं है, अगर सेल रहता तो वो लिविंग रहता। अब जैसे ये हमारे बॉडी के अंदर गया तो हमारे बॉडी के अंदर सेल है कि नहीं बताओ? इसको सेल मिल गया, जिंदा रह जाएगा। ये अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में हमारे सेल के अंदर रख देगा, डबल होता रहेगा, उसका काम भी होता रहेगा और हमारा काम नहीं होता रहेगा, हमको बीमारी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब ये दूसरे के बॉडी में जाता है तो ये क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। और जब ये अकेले रहता है तो ये मरा हुआ होता है। ठीक, वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन सेलुलर है। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया होगा इनएनिमेट थिंग। क्या दिया है? इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। जो मरा हुआ चीज है उसको इनएनिमेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनएनिमेट। चलिए, वायरस के अब क्वेश्चन ये उठता है कि वायरस के पास कोई सेल है नहीं सर, तो उसके पास क्या है? तो वायरस के पास एक प्रोटीन का कवरिंग होता है। क्या होता है? प्रोटीन का कवरिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड बोलते हैं। इतना बात समझ में आया?
दो तीन बातें हैं। दो तीन बातें क्या है सर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली रह सकता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात कि सर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास अगर सेल नहीं है, जिसका एग्जांपल आपका वायरस है, तो क्या होगा? उसके पास प्रोटीन का कवरिंग होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्सिड बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है? चलिए सेल का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को मिक्स करके हम बनाए हैं। सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो क्या कहलाता है? सेल वॉल। आउटर कवरिंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, डेड होता है। सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, ठीक है, वो लिविंग नहीं होता है। इसके बाद जो आपका कवरिंग आता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड, अच्छा फ्लूइड का मतलब क्या होता है बताइए तो? फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? सर लिक्विड मतलब होता है वाटर। मन में यही क्वेश्चन आता है, वाटर होता है। अच्छा तेल नहीं होता लिक्विड क्या? जी तेल लिक्विड होता है, हम भी वही बोल रहे हैं, तेल सॉलिड नहीं होता है। आप बताइए फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, बताइए। यहां हम फ्लूइड लिखे हैं, लिक्विड क्यों नहीं लिखे हैं? क्वेश्चन नहीं पूछे आप कि सर साइटोप्लाज्म में लिक्विड क्यों नहीं लिखे हैं, आप फ्लूइड क्यों लिख रहे हैं? मन में नहीं क्वेश्चन आया? नहीं आया? हम बोल रहे हैं तो आया होगा। आप वाटर को ही क्यों लिक्विड बोल रहे हैं सर? साइटोप्लाज्म को क्यों नहीं लिक्विड आप बोल रहे हैं, जबकि ये भी आपका लिक्विड जैसा ही होता है? फिर आप लिक्विड क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस। क्या होता है? लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड। और लिक्विड मतलब सिंपल सा आपका जैसे वाटर है उसको लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक। अब इसको लिक्विड प्लस गैस को फ्लूइड, यहां साइटोप्लाज्म को फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में आपका गैस भी इन्वॉल्व होता है, गैस भी होता है, इसीलिए उसको फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है। अगर गैस नहीं होता उसमें तो इसको लिक्विड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिक्विड बोला जाता है। मैट्रिक्स को इवेंचुअली लिक्विड बोला ही जाता है, ठीक। इसके बाद जो आपका ये वाला गोला से स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं बनाए हम, इसमें अलग से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम एक रफ डायग्राम आपको दिखा दिए हैं कि सेल में इतना सारा चीज होता है, हालांकि इससे ज्यादा भी चीज होता है सेल में, ठीक है, लेकिन इतना चीज हम इसीलिए बताएं क्योंकि हम मेरा मेन मोटो था ये बताने का। साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल को एक साथ क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम का फैक्ट्री। राइबोसोम कहाँ बनता है? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस में। क्या बनता है? और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम है, राइबोसोम का फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। क्या है? न्यूक्लियोलस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद ये जो आपको दाना दाना टाइप का दिख रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सेल के अंदर जो दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म में ये वाला चीज ग्रेन्यूल्स, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। सबके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये सेल मेम्ब्रेन, और हमारे पास साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म को एक साथ हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि जो सेल है उसका लिविंग पार्ट कौन फॉर्म करता है तो क्या बताएंगे? ये तो नॉन लिविंग है। अब लिविंग पार्ट इसमें कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ही लिविंग पार्ट होता है सेल का। किसका? सेल का। या आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में आपका आ गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में सर सेल वॉल भी आ गया, इसीलिए इसको नहीं बोल सकते हैं। इसको प्रोटोप्लाज्म को हम बोल सकते हैं कि सेल का लिविंग पार्ट है। क्या है? सेल का लिविंग पार्ट है। कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में?
आ रहा है समझ में? बताइए सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है एनिमल सेल का? ओके, समझ रहे हैं। चलिए आप बताइए तो, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं कि फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों फ्लूइड कहते हैं उसको, लिक्विड क्यों नहीं कहते हैं? लिक्विड गैस दोनों रहता है। बैठिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल कहने का मतलब सेल का इतिहास पढ़ने वाले हम लोग, कि सेल पुराने जमाने में कैसा था। अब पुराने जमाने में ये नहीं मतलब पुराने जमाने में कैसा था, पुराने जमाने में कौन कौन इसको खोजा। आप लोग नाम सुने होंगे रॉबर्ट हुक का। किसका? 1665 में। कब? हाँ 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? उनको बड़ा शौक था। क्या शौक था सर? वो जाता था प्लांट के बार्क को काट लेता था और उसको माइक्रोस्कोप में देखता था, कॉर्क सेल को। बड़ा शौक था उसको, अपना बनाया हुआ उसका माइक्रोस्कोप था बेचारा का, कहीं से खरीदा नहीं था। सही बात है, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उसके पास, कहीं से खरीदा नहीं था। और अपना बनाया हुआ समझते हो कैसा रहता है, ठीक है। तो उसको सही तरीका से कुछ दिखता नहीं था। जैसे ही वो कॉर्क सेल को, अरे बार्क जो होता है ना, छाल प्लांट का, तो छाल में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं कॉर्क सेल। क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल। वो कॉर्क सेल को जो माइक्रोस्कोप के अंदर डाला ना, तो उसको एक हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा? मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखा उसको, ऐसा। अब मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, ऐसा हम बनाते हैं मधुमक्खी का छत्ता। सही, मधुमक्खी का छत्ता नहीं है ये। बोलो, बोलो नहीं है। अरे मान लेते हैं है। अब कौन देखने जाएगा उसको, रॉबर्ट हुक को कैसा डायग्राम बनाया था। देखिए ऐसा दिख रहा था उसको। रॉबर्ट हुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। ये बोल दिया इसको कि ये सेलुला है। क्या है? सेलुला। क्योंकि रॉबर्ट हुक अपने देश का नहीं था, बेचारा दूसरे देश का था, तो ये कह दिया इसको सेलुला। जो कंपार्टमेंट बना हुआ है एक एक करके, ये वाला, इसको बोल दिया क्या? सेलुला। सर ये सेलुला है। अब हमारे लोग मतलब इंडिया के साइंटिस्ट को समझ में आ ही नहीं रहा था कि सेलुला क्या है। तो इंडिया के साइंटिस्ट ने बोला कि सेलुला नहीं है, इस सेल है। क्या है? सेल है। तो यहीं से सेल का डिस्कवर होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश रॉबर्ट हुक के जो मतलब खाते में ये लिखा था कि ये लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था। ठीक है, उन्होंने डेड सेल के बारे में बता दिया, लिविंग सेल के बारे में बताया नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डेड सेल का डिस्कवरी किया, लिविंग सेल का नहीं। डेड मतलब मरा हुआ। तो सर लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? तो एक और पागल आए, मतलब पागल नहीं, एक और अच्छे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। 1674 में। कब कब? 1674 में, 1674 ईस्वी में। इनको बड़ा तालाब में जाने का मन था। तालाब में देखता रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं। वहां क्या किया, थोड़ा सा पानी लाया ये अपने घर में। इसका भी अपना बना बनाया माइक्रोस्कोप था। अब ये पानी लाया अपने घर में और पानी को देखने लगा। अब पानी को देखा तो उसको ये लगा कि पानी में कोई चल रहा है। पानी में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मतलब मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर हो रहा है, जो कि कौन था? बैक्टीरिया था। कौन था? बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल, जो लिविंग बैक्टीरियल सेल है, उसको डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो इसको ये कहा गया कि लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अब इतना चीज हो गया, अब एक और साइंटिस्ट के मन में आया कि ये दोनों सेल का डिस्कवरी तो कर दिया, तो अब हम भी कुछ कर देते हैं। तो ये बेचारा सेल को नहीं देखा, इस सेल के अंदर देखने लगा। सेल के अंदर जब देखा तो इसको गोला सा स्ट्रक्चर दिखा जिसका नाम दिया ये न्यूक्लियस। तो 1831 में। कब? 18 से 31 में। देख रहे हो कितना कितना ही दिन का गैप है, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल, हाँ 2 साल 3 साल गैप है। तो 1831 में वो क्या किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। किसका? न्यूक्लियस का। तो 3 साइंटिस्ट का नाम हमें याद रहना चाहिए, एक रॉबर्ट हुक का, एंटोन वॉन लीवेनहॉक का, और रॉबर्ट ब्राउन का। किसका? रॉबर्ट ब्राउन का। चलिए लिख लेते हैं इसको, हेडिंग दीजिएगा डिस्कवरी ऑफ सेल या हिस्ट्री ऑफ सेल।
अच्छा हिस्ट्री लिखते हैं तो कितने आदमी को पता चलता है सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं आप? अरे सेल का इतिहास नहीं पढ़ोगे कि? सेल का इतिहास नहीं पढ़ोगे? बताओ, पढ़ोगे ना? चलिए सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। देखिए किसी को दिक्कत हो रहा है तो हमें बोलिएगा, चुप नहीं रहिएगा। चुप रहेंगे नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर हमको कहेंगे आप कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। फिर हम कहेंगे कि अच्छा आप पढ़ते ही नहीं हैं, अच्छे से पढ़ते ही नहीं आप। रॉबर्ट हुक। एच डबल ओ के ई होता है क्या? एच ओ डबल के होगा शायद, देखिए तो एच डबल ओ के होगा, देखिए ना, एच डबल ओ के ही होना चाहिए। देखिए तो देखते हैं, कृष्णा जी नहीं आया है तो इससे हड़बड़ा के आ रहे हैं, तो डरे हो गया क्या ये कृष्णा आया है, कृष्णा आया है? केमिस्ट्री वाले मास्टर हैं। रॉबर्ट हुक का नाम नहीं दिया क्या? एच डबल ओ के होगा, देखिए ना मोबाइल पे सर्च करके। क्या बोले? एच डबल ओ के ई होगा, दे दीजिए ना। बोलिए ना, कुछ बोलेंगे? कुछ बोलिएगा क्या? नहीं बोलिएगा?
इसमें मेन है डेटा, ठीक है। आपको ये कभी कभी नहीं पूछेगा कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, इसमें डेटा पूछ सकता है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो है वो कितने ईस्वी में हुआ था। ये तो सब याद रखता है, डेटा कोई कोई याद रखता है। लिख लिए क्या? जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है खरीद लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा जिसके पास नहीं है। चलिए लिख लिए, सुनिए, बहुत ईजी है, कोनो हार्ड चीज नहीं है। सेल का अगर डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें कि सेल का खोज कौन किया, तो सबसे पहले सेल का खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, कॉर्क सेल लिया है गो। अच्छा, कॉर्क सेल हम बता रहे हैं सर, सेल का तो डिस्कवरी है कि यार कॉर्क सेल आप बता रहे हैं, तब पता नहीं था कि कॉर्क एगो सेल है, तब पता नहीं था कि कॉर्क एक सेल है। अब कॉर्क सेल को जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, मतलब उसको देखा, तो उसको ऐसा दिखा। कैसा दिखा? ऐसा दिखा, एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जिसको क्या नाम दिया? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। और इसको हम लोग आज के टाइम में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। तो क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट हुक ने किसका डिस्कवरी किया, तो क्या बोलेंगे? डेड सेल का। किसका? डेड सेल का। सेल का नहीं, डेड सेल का। किसका? डेड सेल का। और जिंदे सेल का डिस्कवरी कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनॉक 1674 में। इसके बाद न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल का दिमाग। सेल का दिमाग किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। अब क्यों कहा जाता है बताइए? बीच में इसीलिए, अपना लोग का दिमाग तो ऊपर में है, काहे इसको ब्रेन बोलते हैं फिर? अच्छा, बीच में है, ये बीच में है जी, क्योंकि सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे, सेल का जितना भी कंट्रोल एंड रेगुलेशन होगा, वो कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। कौन करेगा? न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। इसीलिए इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है। जैसे अपना लोग का ब्रेन बोलता है चलो, अपना लोग का ब्रेन बोलता है रुक जाओ, बोलो, चुप हो जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो, क्वेश्चन कर लो सर से। ब्रेन बोलता है तब नहीं करते हो कि अपने मन कर देते हो? ब्रेन बोलता है, तुम लोग को पता नहीं चलता है चीज कि ब्रेन बोल रहा है, लेकिन ब्रेन सब चीज करवाता है अपने लोग से, अपने लोग को पता नहीं चलता है। ब्रेन बोलता है हंस लो, नहीं। ब्रेन बोलता है चल जाओ बाहर, नहीं अच्छा लग रहा है, मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, बाहर जाओ। ब्रेन बोलता है।
तो ब्रेन हमारा सब चीज कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का। इसी तरह से सेल में जितना भी काम होगा, कोई भी चीज बनना हो, कोई भी चीज टूटना हो, कौन ऑर्डर देगा? न्यूक्लियस। अरे यार, कौन ऑर्डर देगा? न्यूक्लियस ऑर्डर देगा। तो न्यूक्लियस को इसीलिए सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल का ब्रेन कहा जाता है। चलिए टाइम हो गया है, नेक्स्ट पढ़ते रहिएगा आप लोग। कोनो दिक्कत है तो बताइए, कोनो दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है? बोलबो नहीं करेंगे सर, हम कसम खाए हैं नहीं बोलेंगे। हम कितना भी आप कर लेंगे, हम फिर भी नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? कितना भी आप बोल लेंगे, हम फिर भी नहीं बोलने वाले हैं, कुछ भी कर लीजिए। अरे यार कैंसिल हो गया, छोड़ो, इसको एग्जिट कर देते हैं। चलिए वो अपना कर देंगे कृष्णा जी। सुनिए, कल के क्लास में और आज के क्लास में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि सेल होता क्या है, नंबर ऑफ सेल के आधार पर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी के पास सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग। इसका एग्जाम्पल हम लोग वायरस पढ़े। वायरस के पास कोई सेल नहीं होता है, वायरस के बॉडी पर एक कवरिंग होता है प्रोटीन का, जिसको कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। इसके बाद अपने लोगों ने पढ़ा कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अपने लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, अपने लोग को तो प्लांट जरूरी है, नहीं प्लांट रहेगा मर जाएंगे अपने लोग। बोलो यस और नो। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े कि सेल का डिस्कवरी, सेल का हिस्ट्री क्या है। सर थोड़ा हमको प्राचीन काल में ले चलिए, सेल के बारे में बताइए। तो सेल के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक। कौन से सेल का? डेड सेल का कि जिंदा सेल का? कितने ईस्वी में किया? 1665 में। इसके बाद हमारे एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या होता है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये 1674 में एक सेल का डिस्कवरी करते हैं, बैक्टीरियल सेल का। उसको बड़ा शौक था पानी से खेलने का, पानी लाया, देखा माइक्रोस्कोप में, उसको कुछ चीज चलता हुआ दिखा, बैक्टीरियल सेल। उसको क्या नाम दिया? वो लिविंग सेल। क्या नाम दिया? इसके बाद एक और साइंटिस्ट के मन में ख्याल आया कि इतना चीज कोई कर ही रहा है तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम आया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। इस तरह सेल का डिस्कवरी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? तब तक पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ के आइएगा। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ के आइएगा। पॉलीमर दो टाइप का होता है, आर्टिफिशियल होता है और सॉरी नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। जब वो वाला पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। हाँ बोलिए।